तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ को कवर करने जा रहे हैं जो कि एक मिस्टीरियस ऑर्फनेज के अराउंड घूमती है, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट बच्चे अपनी मॉम के साथ रहते थे। लेकिन वो बच्चे आम बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे और अपनी लाइफ अच्छे से उस ऑर्फनेज में गुजार रहे थे। और टाइम टू टाइम कुछ लोग उन बच्चों को अडॉप्ट भी किया करते थे, पर धीरे धीरे वहाँ मौजूद छोटे छोटे बच्चों को अपने ऑर्फनेज और मॉम से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जिनसे उनका दिल दहल जाता है। तो ज़रा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए उस सीक्रेट के बारे में पता लगाते हैं। तो इस सीरीज़ की शुरुआत में हम कई सारे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि एक ऑर्फनेज में रहते थे, जो कि सिटी से काफ़ी दूर मौजूद था। और सभी बच्चे अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे के हॉल में जाने लगते हैं, जहां पर हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी इस सीरीज़ की मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाली थी। और एमा का नेचर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और हेल्पफुल होता है और वो सभी बच्चों को हॉल में जाने के लिए उठा रही होती है। फिर हम डाइनिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें अपने दो और मेन कैरेक्टर्स नॉर्मन और रे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका इस सीरीज में काफी अहम रोल होने वाला था। तभी वहां पर ऑर्फनेज की केयर टेकर आ जाती है जिसका नाम इजाबेल था, और उस ऑर्फनेज के सभी बच्चे इजाबेल को प्यार से उनकी मॉम बुलाते थे। फिर वो सभी बच्चे ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हम उन सभी बच्चों के गर्दन पर कुछ अजीब से नंबर को लिखा हुआ देख पाते हैं। तो इन नंबरों के पीछे की मिस्ट्री के बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट करने के बाद उस ऑर्फनेज में मौजूद सभी बच्चों का एक टेस्ट होने लगता है, जिसमें उन्हें 10 सेकंड के अंदर 10 हार्ड क्वेश्चनों का आंसर देना था। और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जितने हार्ड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रे, एमा और नॉर्मन हमेशा की तरह इस टेस्ट में भी फुल मार्क्स लाते हैं, जहां पर सभी बच्चे नॉर्मन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि नॉर्मन उनके पूरे ऑर्फनेज का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। वहीं रे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, पर एमा उन तीनों में सबसे ज़्यादा एथलेटिक होती है। साथ ही एमा के पास फोटोजेनिक मेमोरी भी थी, इसलिए एमा जिस चीज को भी देख लेती थी वो उसे कभी नहीं भूलती थी। तभी वहां मौजूद एक लड़के को नॉर्मन की पॉपुलैरिटी से जलन होने लगती है, इसलिए वो नॉर्मन को एक टैग गेम के लिए चैलेंज करता है, जिस पर नॉर्मन उस लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली टैग गेम के अंदर सभी बच्चे नॉर्मन से छिप जाते हैं और नॉर्मन को टाइम खत्म होने से पहले सभी बच्चों को ढूंढकर उन्हें छूना होता है। फिर टैग गेम स्टार्ट हो जाता है जहां पर नॉर्मन काफी आसानी से सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। तभी हम डॉन को देखते हैं जिसने नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज किया था और उसे लग रहा होता है कि नॉर्मन उसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन नॉर्मन उसे अपने झूठे फुटप्रिंट्स दिखाकर उसे अपनी डायरेक्शन में बुला लेता है, जिससे नॉर्मन डॉन को पकड़ने में कामयाब रहता है। और अभी नॉर्मन ने लगभग सभी बच्चों को पकड़ लिया था और सिर्फ एमा को पकड़ना बाकी रह गया था, जिस पर नॉर्मन एमा को पकड़ने निकल जाता है। पर एमा फिजिकली नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए नॉर्मन को एमा को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है पर नॉर्मन एमा को नहीं पकड़ पाता है और टाइम ओवर होने की वजह से नॉर्मन हारने वाला था। तभी नॉर्मन अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिस पर एमा को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे चेक करने जाती है और नॉर्मन उसे पकड़ लेता है, जिसके साथ ही नॉर्मन ये गेम जीत जाता है। जिस पर डॉन नॉर्मन को एक बार फिर से टैग गेम के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार नॉर्मन को सभी बच्चों से छिपना था, जिस पर नॉर्मन फिर से तैयार हो जाता है और छिप जाता है। इसी बीच हम एमा को देखते हैं जो नॉर्मन को ढूंढते हुए उनके ऑर्फनेज के एक बैरियर तक पहुंच जाती है, जहां पर एमा की नज़र नॉर्मन पर जाती है जो बड़ी देर से उस बैरियर को घूर रहा था, जिस पर एमा नॉर्मन को पकड़ लेती है, जिससे नॉर्मन ये मैच हार जाता है। तभी एमा नॉर्मन से कहती है कि उसे कभी भी इस बैरियर के पास नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी मॉम कहती थी कि यह काफ़ी खतरनाक है। इसी दौरान वहाँ पर रे भी आ जाता है जो उनसे कहता है कि उनकी मॉम उनसे झूठ बोलती है कि यह बैरियर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग कभी यहाँ से बाहर जाएं। जिस पर एमा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती थी। इसी बीच वहाँ पर दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं जो नॉर्मन को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पता चलता है कि एमा ने नॉर्मन को पहले ही ढूंढ लिया था। तभी नॉर्मन उन सभी को तुरंत वापस चलने को कहता है क्योंकि अगर उनकी मॉम को पता चला कि वो लोग बैरियर के पास मौजूद थे तो वो काफ़ी गुस्सा होंगी। जिस पर डॉन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि एक बार जब वो लोग 12 साल के हो जाते तो उन्हें इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाना ही था, तो आखिर उनकी मॉम उन्हें बैरियर के पास जाने से क्यों मना करती
करती थी, जिस पर एक लड़की नॉर्मन से कहती है कि डॉन की बात में दम तो है, क्योंकि आज तक उनके जितने भी भाई बहन ऑर्फनेज को छोड़कर गए थे उन्होंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया और उन्हें कभी कोई लेटर भी नहीं लिखा, जबकि वो लोग बचपन से एक साथ पले बड़े थे और एक फैमिली की तरह रहते थे। जिस पर नॉर्मन कहता है कि शायद से वो लोग बाहर की दुनिया में इतने ज़्यादा खुश होंगे कि वो लोग उनके बारे में भूल गए होंगे। जो सुनकर वो सभी बच्चे एक दूसरे को अपने ड्रीम के बारे में बताने लगते हैं जो वो ऑर्फनेज से बाहर जाकर करना चाहते थे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त कोनी को कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो जल्दी उन्हें छोड़कर अपने नए पेरेंट्स के घर जाने वाली थी। इसलिए कोनी अपने सभी दोस्तों से वादा करती है कि वो उन्हें अपने बाकी भाइयों की तरह नहीं भूलेगी और उन्हें रोज लेटर लिखा करेगी। फिर वो सभी वापस ऑर्फनेज लौट जाते हैं और कोनी के एडॉप्टेशन का दिन आ जाता है, जहां पर इजाबेल ने उसे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया था और वो लोग उसके नए पेरेंट्स से मिलने जाने वाले थे। लेकिन कोनी अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वहीं रहना चाहती थी, जिस पर एमा और उसके दोस्त उसे अपने नए घर जाने के लिए इनकरेज करते हैं, जिस पर कोनी मॉम के साथ ऑर्फनेज के गेट की तरफ जाने लगती है। इसी बीच एमा देखती है कि कोनी अपना फेवरेट टेडी बियर ऑर्फनेज पर ही भूल गई थी और एक बार जब कोनी को ये बात पता चलेगी तो वो काफी ज्यादा दुखी होगी। तभी नॉर्मन एमा को बताता है कि ऑर्फनेज की गेट की लाइट अभी भी जल रही है, जिसका मतलब कोनी अभी भी ऑर्फनेज से नहीं गई थी। इसलिए नॉर्मन और एमा जल्दी से कोनी का टेडी बियर लेकर ऑर्फनेज के गेट पर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कोनी को उसके फोस्टर पेरेंट्स के पास ले जाने वाला था। लेकिन नॉर्मन देखता है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है, इसलिए वो कोनी को आसपास ढूंढने लगता है। तभी एमा उस ट्रक के अंदर देखती है जहां उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके हाथ से कोनी का टेडी बियर छूट जाता है और एमा का रिएक्शन देखकर नॉर्मन काफी कंफ्यूज होता है, इसलिए वो भी उस ट्रक के अंदर झांक कर देखता है, जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहां पर कोनी की लाश पड़ी हुई थी जिसमें से एक फूल निकल रहा था। तभी एमा और नॉर्मन को कुछ लोगों के उनकी तरफ आने की आवाज आती है, जिस पर वो दोनों उस ट्रक के नीचे छिप जाते हैं, जहां पर उन्हें दो आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो इस साल के फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इस बार काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन मीट मौजूद था। जो सुनकर एमा को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो बाहर झांककर उन लोगों को देखती है, जो देखकर एमा काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो लोग इंसान नहीं थे बल्कि डीमन थे और वो डीमंस कोनी की लाश को एक ट्यूब में लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी एमा और नॉर्मन की नज़र उनकी मॉम इसाबेल पर जाती है जो कि असल में उन्हीं डीमन के लिए काम करती थी। तभी उनमें से एक डीमन को आसपास से कुछ ह्यूमन की स्मेल आने लगती है और वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए ट्रक के नीचे चेक करता है जहाँ पर एमा और नॉर्मन मौजूद थे, लेकिन उसे वहाँ पर बस कोनी का टेडी बियर मिलता है और एमा और नॉर्मन पहले ही वहाँ से निकल चुके होते हैं। लेकिन एमा को अभी भी उन चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था जो उसने ऑर्फनेज के गेट पर देखी थी और वो ये जानकर काफी सदमे में होती है कि असल में वो लोग जिस ऑर्फनेज में रहते थे वो ह्यूमन मीट प्रोड्यूस करने वाला एक फार्म था जहां पर डीमन के खाने के लिए इंसानों को ब्रीड किया जाता है और वो सभी बच्चे जो उनसे पहले इस ऑर्फनेज को छोड़कर गए थे असल में वो बच्चे कभी दूसरे पेरेंट्स के पास गए ही नहीं बल्कि उन डीमंस का खाना बन गए और जल्द ही एमा और नॉर्मन भी 12 साल के होने वाले थे, जिसका मतलब वो दोनों भी उन डीमंस का खाना बनने वाले थे। जिस पर नॉर्मन एमा को उसके साथ इस ऑर्फनेज को छोड़कर भाग चलने को कहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, पर एमा इसे मना कर देती है क्योंकि वो अपने दूसरे भाई बहनों को अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उनका भी वही हाल होता जो कोनी के साथ हुआ था। जिस पर नॉर्मन एमा से वादा करता है कि वो कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा जिससे वो सभी एक साथ इस ऑर्फनेज से भाग सके। इसी दौरान हम रैन को देखते हैं जो छिपकर एमा और नॉर्मन की बातें सुन रहा होता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।